करीब करीब कुछ विशेष मेरे मन में विचार आया, वो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। 600 वर्ष तक भारत में मुसलमान लोग राज किए, 300 वर्ष करीब अंग्रेज लोग ने भारत में शासन किया। इसके बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी बात आप लोग को कुछ बतलाई थी। अंग्रेजों को हटाने के लिए भारत में एकजुट होके बहुत से जात के, राज्य के, अलग अलग प्रांतों के नेताओं के द्वारा भारत से अंग्रेज को हटाने की मंत्रा बना के एकजुट होकर काम कर रहे थे। उसमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इस प्रकार के और भी बहुत से नेता लोग उस समय एकजुट के भारत से अंग्रेज को हटाने में लगे हुए थे। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम टंडन, कई ऐसे लोग हैं जिसको यहाँ पर भूल गए हैं और जानते भी नहीं हैं। उन्होंने उस समय स्वतंत्रता, देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की। बंगाल के सूरसेन थे, 36 साल की उम्र में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। दिनेश बादल को भी कम आयु में फांसी की सज़ा सुनाई गई। और बंगाल में एक और भी हुए, खुद्दीराम बोस करके, उनको भी अल्प आयु में फांसी की सजा सुनाई गई। पंजाब में लाला लाजपत राय, बिहार में जयप्रकाश और राजेंद्र प्रसाद जैसे कर्णधार लोग थे। गुजरात में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे हर प्रांतों में किस को नाम में गिनाऊं। उस समय सबकी धारणा ये थी भारत से इन लोगों को हटाया जाए और स्वतंत्र राज्य बनाए जाए। समय आया 1947, 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया इन ब्रिटिश सरकार के चंगुलों से। और स्वतंत्र होने के बाद गणतंत्र की 1952 के करीब में इनको मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे देश में चुनाव हुए। मेरे ख्याल से जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, 1980 के करीब में देश में इस प्रकार की नेताओं के द्वारा बयानबाजी नहीं होती थी जब चुनाव होता था। छोटी बड़ी पार्टियां थी, लेकिन इस ढंग से प्रचार नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। एक पार्टी ऐसी है, मेन मुद्दा उनका ये था 370 हटाए जाए, गो हत्या बंद की जाए, धर्म का प्रचार किया जाए, तलाक को हटाया जाए, नारियों को ऊंचा दर्जा दिया जाए। इस प्रकार की वो पार्टियों का नारा रहता और आज वो पूरे भारत में एक साथ राज कर रहे हैं। यदि उनकी थोड़ी हम बुराई करें या उनके बारे में कुछ बात कहते हैं तो उस प्रकार के व्यक्ति
यही सवाल करते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। मेरे से भी करते हैं और लोगों से करते हैं। यदि उनकी विचारधारा को हम नहीं मानते हैं या उनके विचारधारा को थोड़ा विवादपूर्ण विचारों का खंडित करते हैं, ये नफरत इतनी पैदा कर दी गई है। इनको ये है, खाली आड़ ले लिया गया है मुसलमान लोग के कारण। ये गाय का मांस खाते हैं, बकरियों का बलि करते हैं और बहुत सी चीज़ बात बात में आके पत्नियों को छोड़ देते हैं, तलाक कर देते हैं। 370 का मुद्दा हो या कोई चीज़ का भी बात हो, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, उनके मस्तिष्क में इस बात को इतना जटिल जता दिया गया है कि लोग मानने को तैयार होते नहीं हैं। यदि उनके विरोध में बोलेंगे तो यही सवाल उठाते हैं, आप कांग्रेसी हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू नहीं हैं। ये सवाल इतना नफरत पैदा हो गया। इस नफरत भावना को कोई मिटा नहीं सकता। यदि साक्षात भगवान भी धरा में आके कुछ बात बतलाए तो वो उनको मानने को तैयार नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे मोबाइल में किसी सज्जन का ये आया कि कांग्रेस के राज में 370 लगा, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से गैर हिंदुओं को हटाया नहीं गया। 1971 में बांग्लादेश बना, लेकिन उनसे पूछा जाए बांग्लादेश के पहले वो जगह का क्या नाम था? उस जगह का नाम था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। जब अत्याचार हो रहा था पूर्वी पाकिस्तान में, लोगों की बोटियों को काट काट के बंगाल की धरती पे भेजा जा रहा था, उस समय कांग्रेस सरकार ने उस पूर्वी पाकिस्तान में दो अत्याचार की इस प्रकार की प्रेम योजना को विपरीत दिशा में करके पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश रख दिया गया। ये प्रचार ये करते हैं दूसरी पार्टियां कि इन्होंने उनको पनाह दिया, इन्होंने बनाया। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर का बात करते हैं। ये जो बात मुसलमान हिंदुओं की जो करते हैं, नहीं भी यदि देश बंटवारा होगा इस ढंग से आगे जाके समझते हैं जटिल हो जाएगी और इस भारत के कई अंग में बंट जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, चाहे आप इस विचारों से सहमत हो या न हो। कुछ तो ऐसी बात उठाते हैं, सुन के बहुत आश्चर्य होता है और मन में दुख होता है। वो सब व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, सब है अच्छे घराने के, उनके मन में यही विचार डाला गया है कि हम लोग की जनसंख्या कम होती जा रही है, हम 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं और इस प्रकार की दूसरी संप्रदाय अनगिनत बच्चा पैदा कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी और हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी, भारत 2 भागों में बंट जाएगा। मेरी ये विचारधारा से मानने को तैयार नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी संप्रदाय का लोग होता है, कोई भी जात पात का लोग होते हैं, उनके मन में राजनीतिक बात उथल पुथल नहीं करती है, क्योंकि वो अपने परिवार की व्यवस्था, अपने गृहस्थ जीवन की व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं और अपना जीवन पालन शांति से उपयोग करते हैं। इतिहास बतलाता है, कोई भी राष्ट्र का, कोई भी जगह का राजा हुआ या चक्रवर्ती राजा हुआ या एक सत्र राज था रोम का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनका इतिहास बतलाया जाता है कि जब तक वो राजा या वो राष्ट्र सबको अपने अधीन कर लेने के बाद 2 कारणों से
पतन होता है, ये इतिहास के पन्नों में लिखा गया। सर्वप्रथम अय्यासी होना, मौज मस्ती करना और नशाखोरी करना, ये 3 चीज़ से आदमी का, राष्ट्र का, समाज का, परिवार का पतन होता है। और असली बात यह है, कोई भी राजा हो या कोई भी देश का नेता हो या कोई पदाधिकारी होता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दमन नीति पर आ जाता है और जनता पर उसका जल्लाद के माफिक, आतंकवाद के नाम पर, गद्दारी के नाम पर और टेररिज्म के नाम पर अपनी कुर्सी को बचाने में आम जनता के पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे वो अंकुश लगाता है, उस पर दमन नीति अपनाता है, वैसे वैसे उस राज का, उस राष्ट्र का, उस राजा का पतन हो जाता है। ये इतिहास के पन्ने में ऐसा है। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं रहता है। उनको अपनी समस्या ये रहती है, सुख शांति रहे, व्यापार ठीक रहे, 2 रोटी की खाने की व्यवस्था ठीक रहे और हम आराम से अपना जीवन बिताए। ये हर संप्रदाय के लोग, हर व्यक्ति के लोग इस प्रकार की उनके मन में धारणा होती है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे छोटे अल्प लोग हों, जैनी हुए, बुद्धिज्म हुए, चाहे भाषा में बटे हुए प्रांतों में लोग हैं, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, कन्नड़ तमिलनाडु की भाषा है और तमिल है। इस प्रकार के प्रांतों में अलग अलग भाषा में यदि आपको ये विचारों से, दमन नीति से थोप के चाहोगे कि हम, ये बहुत ही खराब चीज़ मेरे विचार में होती है और उसका अंजाम यही हो जाता है, आम जनता में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है। और यही सवाल उठाते हैं कि आप इससे नहीं चलते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, आप हिंदू नहीं हैं। ये हिंदू नहीं है कि बात क्यों उठाते हैं। विचारों का बात करना चाहिए, विचारों का आपस में आदान प्रदान करने से मतभेद हो सकता है और किसी पर कोई भी चीज़ जोर जबरदस्ती करके थोप के उसको अपनी ओर आकर्षण करना, ये पतन का कारण होता है। ऐसा इतिहास में वर्णन देखने को घटनाओं के आधार पर मैं बोलने जा रहा हूँ। कोई भी पार्टी आती है, मेरे विचार में एक ऐसा नियम बने, आम जनता का फायदा हो, राष्ट्र का फायदा हो, वो करने वाले नहीं है। भारत की धरती में कोई समय हुआ करता था, उस समय की स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन ऐसी थी, ग्राम का, परिवार का, समाज का ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी। पंचायत का इलेक्शन होता था, गांव का इलेक्शन होता था, नगर पालिका का इलेक्शन होता था, महानगर पालिका का होता है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है। तो मेरे विचार में ये नीचे की जो इलेक्शन की जो जनगणना के आधार पर नेता चुन के जो आते हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। इस संपन्न राष्ट्र में समय के अनुसार सिर्फ 2 ही इलेक्शन होना चाहिए, एक विधानसभा का, राज्य का, और एक सेंटर का, पार्लियामेंट का ही इलेक्शन होना चाहिए। बाकी कोई भी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी असामाजिक तत्व होते हैं या गलत नीति पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, वो नीचे ही से ऊपर जाते हैं।
चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे महानगर पालिका का हो, चाहे कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे स्कूल का इलेक्शन हो, ये सब में जो भी नेता होते हैं अल्प शिक्षित, जानकारी नहीं होती है, और यही आगे जाके जब विधानसभा पार्लियामेंट में चले जाते हैं उसमें गंदगी पैदा होती है। इसमें भी मज़े की बात देखने को मिलती है, कोई भी पार्टी हो, सब अपने को ईमानदार, जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए शपथ लेते हैं, लेकिन जब पद पर कुर्सी में बैठ जाते हैं तब सब भूल जाते हैं। उसका सिर्फ कारण है किसी तरह हम अपनी कुर्सी को बचा के रखें और हर साल 5 साल के चुनाव में हम जीत के आए। ये जो लालच, लोभ, कामनाएं होती है, शास्त्र में वर्णन आता है, ग्रंथों में वर्णन आता है, हर व्यक्तियों की कामना होती है, इच्छाएं होती है, चाह होती है। पहले कामना को पूर्ण करने के लिए, कामना जब पूर्ण हो जाती है, इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए आदमी लोभी बन जाता है, लालची बन जाता है। यदि उसकी कामना इच्छा नहीं पूर्ण होती है तो वो अहंकार में आके, गुस्से में आके, अल्प गंदी बातों का प्रयोग करके दूसरे को नीचा दिखला के ऊपर आने की कोशिश करता है। कुछ गंतों से, कुछ व्यासपीठ में बैठे वक्ता आचार्यों के मुंह से मैंने सुना, कुछ मैंने अपने मन का चिंतन किया, उसके आधार पर मैं ये चीज़ बोला, कामना को प्राप्त करने के बाद लोभ आता है, लालच आता है, और जब वो कामना नहीं होती है तो उसको गुस्सा आता है, अहंकार हो जाता है, वो जलता है, राग द्वेष उसके मन में आ जाता है। अब ये आपकी सोच है, इस विचारधाराओं में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैंने जो भी कहा वो राष्ट्र की बात कोई नहीं सोचता है, सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी पद, उसको बचाने में लगा रहता है। एक पक्ष उसको उखाड़ने में लगा रहता है, एक पक्ष अपने को बचाने में लगा रहता है। इस बचाव और उखाड़ने के चक्कर में आम जनता का भोग भोगना पड़ता है, उनको दंड भुगतना पड़ता है। ये आज से नहीं, अनादिकाल से चला रहा है। छोटे छोटे जब हम राज्यों में बटे थे उस समय भी ऐसे ही था। जब एक सूत्र में बट गए, कुछ कारण भारतवर्ष जो आज है सिर्फ 20 राज्यों में था, लेकिन अब 34, 35 राज्य बन गए हैं। एक एक राज्य को तोड़ दिया गया, 2 टुकड़े कर दिए गए। ये बोलते हैं देश का उन्नति होगा, राज्य का उन्नति होगा। उनकी सोच हमसे बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब एक राज्य का 2 हिस्सा होता है, दोनों राज्य अपने अपने टैक्स वसूल करते हैं और इसका दंड आम जनता को भुगतना पड़ता है। पहले उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड नहीं था, बिहार का झारखंड नहीं था, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ नहीं था, आंध्रा का तेलंगाना नहीं था, तमिलनाडु का कई हिस्से टूटे, पंजाब का हरियाणा और दिल्ली बना, ऐसे असम के कई टुकड़े टूट टूट के मेघालय बना, नागालैंड बना, मिजोरम बना। आज 33-34 राज्य हो गए और हर राज्य अपने अपने नियम और कानून के हिसाब से चलता है। आम पब्लिक पर टैक्स का बोझ बढ़ता है और अपनी अपनी राज्य में अपनी अपनी पार्टियां आने में और बचाने में अब सब का प्रयोग करते हैं। इससे जनता में
घृणता की भावना पैदा होती है, नफरत की भावना पैदा होती है, भाईचारे की भावना पैदा होती है। मैं 2010 की घटना बतलाता हूँ। मैं लद्दाख में गया था। वहाँ पर मुसलमान लोग भी थे, बुद्धिज़्म भी थे और कुछ हिंदू बसिंदे भी वहाँ पर अपनी जीविका चला रहे थे। उस बुद्धिज़्म के धर्म गुरु आए हुए थे। आधा लद्दाख खाली हो गया था। सब अपने गुरु की अगुवाई में उनसे शब्दों के द्वारा अपने जीवन को सुधारने के लिए बुद्धिज़्म का धर्म गुरु का आना था और आधा से ज़्यादा वो क्षेत्र के गांव उधर चले गए। तो मैंने पूछा, ये लोग चले गए, इनकी घर की रखवाली क्या होगा? जो बचे हुए लोग थे तो उन्होंने ये बतलाया, ये अब चले गए, इनकी रक्षा सुरक्षा, इनके बच्चे का परिवार को खाना पिलाना ये दायित्व हमारा है। जब हम लोग का कोई त्यौहार होता है या हमारे धर्मगुरु आते हैं, जब हम जाते हैं तो ये लोग हम लोग का लालन पालन हमारे परिवार के और देखभाल करते हैं। ये था प्रेम। भारत के इसी प्रकार का प्रेम प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक परिवार में ऐसा देखने को सुनने को मिलता था। लेकिन आज इतनी स्थिति बदल गई है। एक बाप के दो बेटे वो आपस में मिल के रहना नहीं चाहते। चाचा भतीजा ताऊ भाई ये जो है सब दूरी बन गई है, सोच बदल गई है, विचारधारा बदल गई है। कल्पना की जाए कि उस प्रकार के जो व्यक्ति थे कितने सुकून और कितने अमन और कितनी शांति में जीवन यापन करते थे। कई कई स्थानों में जब मैं जाता हूँ पहाड़ों में या उन बसिंदू लोग से बात करता हूँ, चाहे कोई भी जात के होते हैं, मिलते हैं। कहीं बुद्धिज़्म का बोलबाला होता है, चाहे मिजोरम में चल जाओ, नागालैंड में चल जाओ, कहीं क्रिश्चियन लोग का बोलबाला होता है, कहीं मुसलमान का बोलबाला होता है। जब वहाँ पर जब इस प्रकार के विचारधाराओं से आपस में बात किया जाता है तब मालूम पड़ता है कि हम कहाँ तक गिर गए हैं, कितनी हमारी सोच खराब हो गई है, हमारी विचारधारा कितनी खराब हो गई है। आज जो स्थिति परिस्थिति देखने को हमको मिल रही है, इससे जाहिर होता है यदि आगे आने वाला समय में ऐसे ही हो जाएगा, जो एक राज्य को तोड़ कर कई भागों में बटा है, वो बगावत करके स्वतंत्र होना चाहेंगे और अपनी सब लाभ लापेंगे। एक सूत में बनने वाला भारत का नारा तो जरूर देते हैं, लेकिन उन लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं, तो उससे क्या हम भारत के जन या हम भारत के लोग एक सूत में बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। विचारधारा इतनी गंदी होती जा रही है। एक राज्य में जब चुनाव होता है तब जाके देखने से सुनने से मालूम पड़ता है वही नफरत, वही बात आज के अच्छे पढ़े लिखे लोग कहते हैं। यदि उन सरकारों की थोड़ी सी बात बुराई कर दो या वो गलत नीति से चल रहे हैं उनकी बात कर दो तो यही कहते हैं आप हिंदू नहीं हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुसलमान हैं, आप कम्युनिस्ट माइंड के हैं, आप सोशलिस्ट माइंड के हैं। इस प्रकार के डिप्लोमा उन व्यक्ति को दी जाती है जो यदि थोड़ा सा भी उनके विरोध में बोलता है या गलत नीति के विचार होना जरूर चाहिए, मंथना होना चाहिए। लेकिन विचारों का मतभेद होता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन मन का टकराव नहीं होना चाहिए। अभी यही हो रहा है। विचारों में बातों से होने के बावजूद स्थिति यहाँ तक आ गई है कि हम आपस में मन का टकराव कर रहे हैं। विचारों का टकराव ठीक है, हो सकता है,
लेकिन जब मन का टकराव हो जाता है उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत दुर्लभ हो जाता है। कुछ तो ऐसी व्यवस्था हमारे देश की कानून की है, जब तक उसका शुद्धिकरण नहीं होगा, एक सूत्र में भारत तभी बन सकता है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, ऋषियों की संतान है, और कोई जात, कोई पात, कोई धर्म, कोई मत नहीं होके एक नियम, एक कानून बनना चाहिए। ये मेरा पिछले हफ्ते में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, हिंदू सनातन धर्म का अनुयायी है और ऋषियों की संतान है। हमसे कई बार लोग पूछते हैं, आप यहाँ गए थे, आपका देश है क्या? अरे मैं बोलता हूँ, भाई साहब, मैं जिस जगह रहता हूँ वही मेरा देश है, वही मेरा गांव है। आकाश के नीचे सोता हूँ, वही मेरा जगह है। ये क्या, कहीं हम, कोई बोलेगा हम बिहार के रहने वाले हैं, कोई बोलेगा यूपी के हैं, कोई बोलेगा, ये तो एक औपचारिकता के थ्रू में इंडिकेट होता है, मालूम है। लेकिन इसी के विचारों में जब देखते हैं भीतर में झांक के, तब उनमें नफरत की बू पैदा होती है। हम यूपी वाले हैं, हम बिहारी हैं, हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, हम महाराष्ट्री हैं। ये जो जात का, राष्ट्र, राज्य का, इसको आड़ लेके आपस में नफरत पैदा हो जाती है। इसका कोई अंत नहीं है। जब तक हर व्यक्ति के साथ एक नियम, एक कानून, एक धारा का नहीं बनेगा, तब इसका यही हाल होगा जो आज हम देखने को मिल रहे हैं। आगे भविष्य में क्या होगा, ये तो उस समय जो रहेंगे वही इसका कष्ट या दुख या असंतोष से जिएंगे। ये मेरी विचार है, ये मेरी धारणा है।